हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बैकग्राउंड में देख रहे होइएगा कि हम लोग जो आज चर्चा करेंगे दोस्तों, वो इतिहास के विषय वस्तु में ही पुरातत्व पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम जैसे इंटरमीडिएट्स या फिर ग्रेजुएशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं और आपको इतिहास विषय कमजोर है आपका, तो आपको इतिहास से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इतिहास तो हम आपको जीना सिखला देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद क्या है इत्यादि मुद्दा पर जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इतिहास तो हंसते हंसते हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले हम लोग इतिहास की एक क्लासेस जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे इतिहास क्या है, इतिहास का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पुरातत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामान्य सी भाषा में अगर देखें तो पुरातत्व एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पुरातत्व जो है वो पुराना सामान, जैसे आप यहाँ हड्डी देख रहे होइएगा, ये हड्डी जो है वो नया नहीं है दोस्तों, पुराना है। इसको हम लोग पुरातत्व बोल देते हैं। यहाँ भी आप हड्डी देख पा रहे होइएगा, ये भी जो है दोस्तों वो क्या है, पुरातत्व भी है। यहाँ आप देख रहे होइएगा ताम्रपत्र अभिलेख, तांबा का पन्ना बना दिया गया, क्योंकि पहले छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तांबा के पन्ना पे लोग जो है लेख लिखते थे, उसको ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। ये भी पुरातत्व है। ये साक्षात अभिलेख है, ये भी पुरातत्व है। यहाँ आप एक सिक्का देख रहे होइएगा दोस्तों, ये सिक्का भी क्या है दोस्तों, अभिलेख है। यहाँ बहुत सारा मुहर देख रहे होइएगा, ये भी क्या है, अभिलेख है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि मुद्दा यह है कि पुरातत्व है क्या। एक्चुअली पुरातत्व जो है वो कहेंगे किसको। आइए दोस्तों, ऐसे पिक्चर देखने से तो काम चलेगा नहीं, पहले आपको पूरा हर कुछ बताते हैं, फिर पिक्चर पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, पुरातत्व एक्चुअली जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे दोस्तों, पुरातत्व पर, कि पुरातत्व है क्या। आइए देखते हैं दोस्तों पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व कहते किसको है, पुरातत्व है क्या इत्यादि मुद्दा पर आसानी से चर्चा करते हैं। आपको दोस्तों इतिहास जो है बहुत आनंद आएगा, आपको एकदम हंसते हंसते इतिहास जो है वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पुरातत्व जो है, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। आप कहेगा सर हिंदी भाषा का शब्द है। नहीं दोस्तों, पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मेरे सखा, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो पुरातत्व है ना, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब मुद्दा ये है कि पुरातत्व समझ गया सर संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व जो बना है वो कितने शब्दों के मेल से बना है, आप याद रखेंगे। पुरातत्व जो बना है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है, 2 शब्दों के मेल से। पहला जो शब्द है वो है पूरा प्लस तत्व, यानी पूरा प्लस तत्व बराबर होता है क्या दोस्तों, पूरा तत्व। यानी पुरातत्व कितने शब्दों के मेल से बना, 2 शब्दों के मेल से बना। पहला पूरा, दूसरा तत्व बराबर होता है पूरा तत्व। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना सखा कि ये पूरा क्या है सर, पूरा का मतलब क्या है, ये तो नहीं बताएं, आप पूरा का मतलब भी बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पूरा का मतलब होता है प्राचीन। पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। आप कहेगा सर तत्व का मतलब बताइए, तत्व का अर्थ क्या है। यहाँ पे तत्व का अर्थ है दोस्तों सामग्री। सामग्री बोले तो सामान, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। आप कहेगा सर मजा नहीं आया, ये प्राचीन भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि प्राचीन क्या है दोस्तों। तो देखिए, प्राचीन जो है मेरे सखा, वो प्राचीन मतलब होता है पुराना। प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना होता है। आप सामग्री को ही वस्तु समझ सकते हैं या फिर सामान समझ सकते हैं मेरे सखा। तो पुरातत्व एक्चुअली हुआ क्या, पुरातत्व बताया संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व पूरा प्लस तत्व के मिलने से बना है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन होता है, तत्व का अर्थ सामग्री या फिर वस्तु होता है। अर्थात पुरातत्व का अगर आपको परिभाषा लिखना पड़े तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे, ये मुद्दा है ना, कि पुरातत्व का अगर परिभाषा लिखना पड़ा तो क्या लिखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, पुरातत्व का परिभाषा लिखना पड़े ना तो आप लिख लीजिएगा उत्खनन के पश्चात। किसके पश्चात, उत्खनन के पश्चात। उत्खनन मतलब क्या होता है अभी बताएंगे क्या होता है, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। उत्खनन के पश्चात भूमि के गर्भ से, उत्खनन के पश्चात भूमि के गर्भ से प्राप्त होने वाली, प्राप्त
होने वाली प्राचीन सामग्री, प्राचीन सामग्री को ही क्या कहते हैं मेरे सखा? पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। आइए दोस्तों, क्या बताएं, जरा ध्यान से देखिए। बताएं, पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व दो शब्दों के मेल से बना है, पुरा प्लस तत्व। पुरा मतलब प्राचीन, प्राचीन बोले तो पुराना, तत्व मतलब सामग्री या वस्तु, अर्थात उत्खनन के पश्चात। बोले तो उत्खनन मतलब क्या? उत्खनन मतलब भूमि के खुदाई के बाद। पश्चात बोले तो बाद, भूमि के गर्भ से मतलब भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाले मतलब मिलने वाले प्राचीन सामग्री, प्राचीन मतलब पुराने सामान को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरातत्व कहते हैं। आइए दोस्तों, अब मुद्दा है कि सर पुरातत्व तो समझ गया कि भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाले प्राचीन सामग्री को ही पुरातत्व कहते हैं। आप उदाहरण नहीं बताएं सर, उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल बताइए पुरातत्व का। दोस्तों चिंता मत कीजिए, हम आपको उदाहरण दिखा करके बताते हैं। आइए दोस्तों, पुरातत्व के उदाहरण की अगर बात करें तो पुरातत्व के उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है दोस्तों? सबसे पहले आप देख रहे होइएगा दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों? ये आप देख रहे हैं ये सिक्का है। क्या है दोस्तों? सिक्का। ये सिक्का क्या है दोस्तों? सिक्का जो है वो पुरातत्व के उदाहरण के अंतर्गत ही आता है। सिक्का का मतलब हुआ दोस्तों, आप सोचिए, उत्खनन के बाद भूमि के अंदर से क्या पुराने समय का सिक्का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना मेरे सखा। तो सिक्का क्या होता है? पुरातत्व होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं मेरे सखा, ये तांबा का पन्ना बना लिया गया। उस समय में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग तांबे के पन्ना पे लिखा करते थे, जिसे ताम्रपत्रा अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सखा? ताम्रपत्राभिलेख। ये ताम्रपत्रा अभिलेख क्या है? तांबा का पन्ना बनाकर लिखा हुआ लेख को ही क्या बोलते हैं? ताम्रपत्रा अभिलेख कहते हैं। और ताम्रपत्रा अभिलेख क्या पुरातत्व होता है? जी हाँ, बिल्कुल पुरातत्व होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ताम्रपत्रा अभिलेख ही तो है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है सखा? ये हड्डी है। क्या है? हड्डी है। हड्डी भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है। हड्डी किसी का भी हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं वो इंसान का हड्डी है, किसी जानवर का हड्डी भी हो सकता है मेरे सखा। यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं लिपि है, जिसको मुहर आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बता दें ये क्या है? ये तो अभिलेख है। ये क्या है? अभिलेख है। और ये जो आप देख रहे हैं, चलिए ये आप समझ गए ना, ये अभिलेख है। क्या है? ये अभिलेख है। और ये क्या है? ये भी हड्डी ही है। तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? हड्डी, सिक्का, अभिलेख। इसके अलावा और आप जानना चाहिए तो भवनावशेष, यानी भवन का अवशेष। तो आपको क्या बताएं कि पुरातत्व जो है उसके बारे में क्या बताएं, जरा एक बार देख लीजिए। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व दो शब्द पूरा प्लस तत्व के मिलने से बना है, जिसमें पूरा का अर्थ हुआ प्राचीन, तत्व का मतलब सामग्री या वस्तु, अर्थात उत्खनन के बाद भूमि के अंदर से जो प्राप्त होने वाला प्राचीन सामग्री है उसे ही पुरातत्व कह देंगे। उदाहरण के लिए क्या बताएं मेरे सखा? सिक्का, हड्डी, अभिलेख, ताम्रपत्रा अभिलेख इत्यादि जो है वो पुरातत्व के ही क्या है? उदाहरण है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं मेरे सखा। ये पुरातत्व हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है दोस्त कि अभिलेख। आप तो समझ गया कि पहले पुरातत्व क्या है, पुरातत्व समझ गया ना। अब मुद्दा है कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं। मुद्दा क्या है सखा? ये पुरातत्वविद क्या होता है? आइए बताते हैं आपको कि पुरातत्वविद जो है वो किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? पुरातत्वविद। ये पुरातत्वविद जो है वो किसको कहते हैं? आपको अभी तक बस ये बताएं कि उत्खनन के बाद भूमि के अंदर से जो पुराना सामान मिला उसको तो बोल दिए पुरातत्व। अब पुरातत्व जो मिल गया, पुरातत्व अभी जस्ट मिला था ना उत्खनन के बाद, सिक्का मिला, ताम्रपत्र अभिलेख मिला, हड्डी मिला। अब ये सिक्का जो है वो सिक्का किसका बना है? सोना का है, चांदी का है? आप कहिएगा सर सोना का है। ठीक है, सोना का है। क्या इसमें कुछ और धातु भी मिश्रित है? ये ताम्रपत्र अभिलेख कब का है? मान लो डेट नहीं लिखा तो कैसे पता लगेगा कब का लिखा है, किस लिपि में लिखा है? इन सब के बारे में शोध कौन करेंगे? इन सब के बारे में जो शोध करेंगे वो पुरातत्वविद करेंगे। कौन करेंगे? पुरातत्वविद करेंगे। अर्थात पुरातत्वविद जो है मेरे सखा वो कहीं ना कहीं विद्वान का नाम हो रहता है। और पुरातत्वविद जो है एक विद्वान होते हैं
जो पुरातत्व पे विश्लेषण का कार्य करते हैं। तो पुरातत्वविद का परिभाषा आप क्या लिखिएगा, उत्खनन के पश्चात, किसके पश्चात, उत्खनन के पश्चात भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाले सामान को बोल दिए पुरातत्व। तो आप सीधा लिख लीजिए ना, पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले, पुरातत्व पर क्या करने वाले मेरे सखा, विश्लेषण करने वाले। विश्लेषण का मतलब हुआ मेरे सखा उस पर शोध करने वाले, उस पर रिसर्च करने वाले, पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले विद्वान को क्या बोलते हैं, विश्लेषण करने वाले विद्वान को ही हम लोग पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले विद्वान को ही क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। याद रहेगा ना मेरे सखा, पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले विद्वान को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्या बताएं कि उत्खनन के बाद भूमि के अंदर से जो पुराना पुराना सिक्का मिला, हड्डी मिला, अभिलेख मिला, उसको बोल दिए पुरातत्व, जो कि ये था पुरातत्व। और फिर बताएं कि इस पर जो विश्लेषण करने वाले विद्वान होते हैं, पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले विद्वान को बोलते हैं पुरातत्वविद। आइए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ ही साथ हाथों हाथ नोट्स बनाते रहिए। अपने पास नोटबुक रखिए, 2-4 कलर का पेन रखिए और एकदम रंगे हाथ जो है नोट्स भी बनाते रहिए। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको पुरातत्व के बारे में लिखवाएं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। अगर आप ये साथ साथ करते रहिएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टॉपर्स क्लासेस पुपरी का जो है टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको इस डिजिटल बोर्ड का पैनल का जो है पीडीएफ भी हम लोग उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये पुरातत्व का फोटो है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। और इसके बाद जो है दोस्तों अभी आपको पुरातत्वविद लिखवाएं, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पुरातत्व पर विश्लेषण करने वाले विद्वान को ही क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। आइए आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब जो आगे का मुद्दा है दोस्तों, वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कार्बन 14 पद्धति। कौन सा क्वेश्चन है मेरे सखा, कार्बन 14 पद्धति जो है वो क्या है। आइए दोस्तों हम लोग कार्बन 14 पद्धति को समझते हैं। कार्बन 14 पद्धति जो है वो क्या है। कभी कभी हम लोग कार्बन 14 पद्धति को ही क्या बोलते हैं, कार्बन 14 विधि। तो पद्धति बोले या फिर विधि बोले, कोनो फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे, पद्धति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं। ये क्या है कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 विधि। देखिए एक बार ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए मेरे सखा, हर कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी जो है डाउट नहीं बचेगा। थोड़ा सा धैर्य से समझिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कार्बन 14 विधि का खोज जो किए थे वीएफ लिबी, वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, उसका फोटो कैसा था, सब कुछ आप लोग के बीच में है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये थे कार्बन 14 पद्धति के खोजकर्ता, जिनका नाम था विलार्ड फ्रैंक लिबी, जिसको बोलते हैं वीएफ लिबी, यानी विलार्ड फ्रैंक लिबी। दोस्तों पहले कार्बन 14 पद्धति विधि को समझिए, फिर समझिएगा ये वीएफ लिबी जी को, जिनका नाम विलार्ड फ्रैंक लिबी था। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये कार्बन 14 पद्धति है क्या। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या पढ़े, बस ये पढ़े कि पुरातत्व एक्चुअली होता क्या है, और आपको पुरातत्व हम लोग दिखा भी दिए। फिर पुरातत्व मिल गया तो पुरातत्व पे विश्लेषण करने वाले विद्वान को क्या बोल देंगे, पुरातत्वविद बोल देंगे। फिर पुरातत्वविद जब हो गया तो मुद्दा ये है कि जो सिक्का था या ये जो सिक्का था, ताम्रपत्र अभिलेख था, हड्डी था, हड्डी कितना पुराना था बता पाइएगा क्या आप, क्या कोई नहीं बता पाएगा। हड्डी पे तो नहीं लिखा रहता है कि इंसान का जन्म कब हुआ था, तो हड्डी कितना पुराना है। ये हड्डी देखिए दोस्तों, क्या इस हड्डी को देखकर आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये हड्डी कितना पुराना होगा, नहीं ना लगा पाइएगा। आपके बस का है या मेरे बस का है किसको हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर कैसे पता होगा कि ये हड्डी, ये अभिलेख, ये ताम्रपत्र अभिलेख, ये सिक्का कितना पुराना है, क्योंकि पहले के सिक्का पे डेटिंग भी नहीं लिखा हुआ है मेरे सखा। तो ऐसे स्थिति में कार्बन 14 पद्धति जो है वो कार्बन 14 पद्धति क्या करता है, किसी भी जीवाश्म का उम्र पता कर देता है। यानी कार्बन 14 पद्धति जो है दोस्तों वो जीवाश्मों के उम्र निर्धारण करने का एक विधि है। कार्बन 14 पद्धति क्या है, जीवाश्मों के उम्र निर्धारित करने का विधि है। जीवाश्मों के उम्र निर्धारित करने का, क्या निर्धारित करने का मेरे सखा, उम्र निर्धारित करने का।
कार्बन 14 पत्ती जो है वो जीवाश्मों के उम्र निर्धारित करने का क्या है, एक विधि, निर्धारित करने का एक विधि। ठीक है मेरे दोस्त, कार्बन 14 पत्ती जीवाश्मों के उम्र निर्धारित करने का एक क्या है, विधि। ठीक, अब मुद्दा है कि ठीक है कार्बन 14 पत्ती जीवाश्म का उम्र निर्धारित करने का क्या है, विधि है, लेकिन मुद्दा यह है कि कार्बन 14 पत्ती जो है ये कैसे जीवाश्मों का उम्र निर्धारित कर देगा। उससे पहले आपको जीवाश्मों की उम्र निर्धारित की बात करें तो आप पहले इस जीवाश्म को समझ लीजिए मेरे सखा कि ये जीवाश्म कहते किसको है। जीवाश्म मतलब जीवों का अवशेष अर्थात जीवों का बचा हुआ भाग, या फिर आप ऐसे समझिए दुनिया में कोई भी जीव है। लेकिन कार्बन 14 पत्ती का क्या मानना है, कार्बन 14 पत्ती का मानना ये है कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी जीव है, चाहे वह कोई भी क्या हो, जीव हो, या दुनिया में कोई भी क्या हो मेरे सखा, जीव हो या फिर वस्तु हो, इस संसार में, इस दुनिया में जो भी जीव या वस्तु है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। देखिए कार्बन जो है दोस्तों, आपको पता होगा कार्बन को हम लोग सूचित किससे करते हैं, C से, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, हीलियम को He से। तो कहता है कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में जितना भी वस्तु है उस सभी वस्तु या जीव में C12 बोले तो कौन सा, C12 बोले तो कार्बन 12 और C14 बोले तो कार्बन 14, यानी सब वस्तु और में और सभी जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। अब समान मात्रा बोले तो क्या, समान मात्रा बोले तो बराबर बराबर क्या पाया जाता है मेरे सखा, बराबर बराबर, जितना C12 पाया जाता है उतना ही C14 भी पाया जाता है। शुरुआत में जब कोई जीव होता है, कोई वस्तु होता है तो C12 C14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है, बराबर बराबर पाया जाता है। परंतु होता क्या है कि जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, जब जीवों की मृत्यु हो जाती है या वस्तु का विनाश हो जाता है, जब जीवों की मृत्यु होती है, आपको पता है ना दोस्त, जीव का क्या हो जाएगा, जीवों की हो जाएगी मृत्यु। तो जीवों की मृत्यु की अवस्था में, जीवों की मृत्यु, लेकिन वस्तु का तो मृत्यु नहीं होगा, वस्तु का मृत्यु होगा क्या, नहीं, वस्तु का मृत्यु तो नहीं होगा ना। तो जीवों की मृत्यु एवं वस्तुओं के विनाश की अवस्था में, एवं वस्तुओं के किसकी अवस्था में, विनाश की अवस्था, जीवों की मृत्यु एवं वस्तुओं की विनाश की अवस्था में क्या होता है, वस्तुओं की विनाश की, देखिए दोस्तों इधर थोड़ा सा साइड कर देते हैं, एवं वस्तुओं के विनाश की अवस्था में क्या होगा। दोस्तों जब जीवों की मृत्यु हो जाती है और वस्तु का विनाश का अवस्था आता है, आपको बता दे मेरे सखा, ये जो C12 था ना, ये C12 जस का तस क्या रहेगा, रुका रहता है। C12 क्या रहता है, रुका रहता है मेरे सखा। ये C12 क्या हो जाता है, रुका रहता है। रुका रहता है का मतलब हुआ स्थिर रहता है। C12 क्या रहता है, रुका रहता है। परंतु आपको बता दे मेरे सखा, ये जो C14 था ना, C14, ये C14 का क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। आप कहिएगा सर ये क्षय होना क्या होता है, समझ में नहीं आया। समझ में कैसे नहीं आएगा मेरे दोस्त, ये क्षय होने का मतलब होता है कम होना। क्षय होना मतलब क्या होता है मेरे सखा, कम होने लगता है। हम ये बताएं मेरे सखा कि कार्बन 14 पत्ती का ऐसा मानना है कि दुनिया में जितना भी वस्तु या जीव है सब में C12 C14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। परंतु जब जीवों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और वस्तुओं का जब विनाश हो जाता है तो C12 तो हमेशा रुका रहता है, C12 स्थिर रहता है, परंतु C14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अर्थात C14 कम होने लगता है। फिर जब वस्तु मिलता है फिर क्या होता है मेरे सखा, आइए आपको साइड में बताते हैं। जब वस्तु फिर मिलता है मेरे सखा तो C12 से C14 का तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, C12 से C14 का तुलना करते हैं। C12 से C14 का क्या करते हैं मेरे सखा, तुलना करते हैं। और C12 से C14 का तुलना करके पहले करेंगे क्या, ये देखिए, जब वस्तु मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, C12 से, किससे मेरे सखा, C12 से C14 की कर लेंगे तुलना। C12 से C14 की क्या कर लेंगे,
तुलना कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तुलना मतलब समझ रहे हैं मेरे सखा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आ पा रहा तो देखिए मेरे सखा, थोड़ा सा ये कर लेते हैं पहले। और ये देखिए C12 से C14 का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। C12 से C14 का जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि C12 कितना बचा और C14 कितना बचा। C14 जितना कम बचेगा वो वस्तु उतना पुराना होगा। C12 शुरू में जितना था उतना ही अंत में भी रहेगा, अर्थात C12 तो स्थिर रहता है। आप इसको ऐसे समझिए कि कार्बन 14 पत्ती क्या है, जीवाश्मों के उम्र निर्धारित करने का विधि है। और कार्बन 14 पत्ती का मानना है कि दुनिया में, संसार में जितना भी वस्तु या जीव है सब में C12 C14 किस मात्रा में पाया जाता है मेरे सखा, हम बोले समान मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्त, समान मात्रा में पाया जाता है। परंतु जब जीवों की मृत्यु हो जाती है एवं वस्तुओं के विनाश की अवस्था आती है तो C12 रुका रहता है, परंतु C14 धीरे धीरे कम होने लगता है, C14 का क्षय होने लगता है। C12 से C14 की तुलना करके जीवाश्मों का क्या पता करते हैं, जीवाश्मों का तुलना करके हम लोग क्या करते हैं, जीवाश्मों का जो है वो उम्र निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, जीवाश्मों का उम्र निर्धारित करते हैं, जीवाश्मों का उम्र निर्धारित करते हैं, उम्र निर्धारित करते हैं। ठीक है मेरे सखा, उम्र निर्धारित करते हैं। किसी विधि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन 14 पद्धति। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। ठीक है मेरे सखा, इसी को बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। अब देखिए दोस्तों, पद्धति या फिर पद्धति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है ना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अभी तक आपको कार्बन 14 पद्धति के बारे में बता रहे थे मेरे सखा। आइए इसके बाद जो और बातचीत करें कार्बन 14 पत्ती के बाद क्या है। देखिए आपको बताते हैं कार्बन 14 पत्ती से जुड़ा कुछ अलग बात। जैसे कार्बन 14 पत्ती जो है उसका खोज किसने किया। हम बातचीत कर रहे थे दोस्तों कार्बन 14 पत्ती की, अर्थात C14 विधि की। और ये जो C14 विधि है मेरे सखा, इसका खोज किसने किया, तो C14 विधि का जो खोज किए थे उस महाशय महोदय का फोटो साक्षात आपके सामने में। क्या नाम था उनका, उनका नाम था, क्या नाम था, B.F. लीवी, विलियम फ्रैंक लीवी। आप याद रखेंगे मेरे सखा, विलियम फ्रैंक, या फिर विलियम नहीं दोस्तों, विलार्ड कर लीजिए इसको, कहीं कहीं विलियम भी मिलता है, आप इसको क्या कीजिएगा, विलार्ड कर लीजिए दोस्तों, विलार्ड फ्रैंक। क्या नाम था, विलार्ड फ्रैंक। ये विलार्ड फ्रैंक आप देख रहे होइएगा, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आपका कलर चेंज कर देते हैं, इसे पता नहीं चलेगा। यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कौन सा है, ये कौन महाशय है, ये कहीं ना कहीं आपको बता दे मेरे सखा, ये जो है ये विलार्ड फ्रैंक लूबी या विलार्ड फ्रैंक लीवी। क्या नाम था, विलार्ड फ्रैंक लीवी। इन्होंने कार्बन 14 पत्ती का क्या किए थे, ये खोज किए थे। आपको बता दें कार्बन 14 पत्ती का खोज कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। कार्बन 14 पत्ती का खोज कब हुआ, 1946 ईस्वी में हुआ था। ये B.F. लीवी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे सखा, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। और ये क्या थे, तो आपको पता होगा ये क्या थे, ये जो है प्रख्यात क्या थे, आपको बता दें, ये जो B.F. लीवी साहब हैं ये क्या थे, एक रसायन शास्त्री थे। क्या थे मेरे सखा, रसायन शास्त्री थे, प्रख्यात रसायन शास्त्री थे, बहुत ही फेमस रसायन शास्त्री थे। कौन, B.F. लीवी। कब खोज हुआ था मेरे सखा कार्बन 14 पत्ती का, 1946 ईस्वी में हुआ। कौन खोज किए थे, आपको बताया विलियम फ्रैंक लीवी किए थे। एक बात और आपको याद रखना है, ये कार्बन 14 पत्ती जो है इसके अनुसार कार्बन का जो अर्ध आयुकाल होता है, कार्बन का कौन आयुकाल मेरे सखा, अर्ध आयुकाल। कार्बन का अर्ध आयुकाल कितना होता है, आपको बता दें, कार्बन का जो अर्ध आयुकाल होता है वो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। इसके पहले कहने का पीछे लॉजिक क्या है, किसी भी वस्तु में या किसी भी जीव में कार्बन 14 की मात्रा जो है वो आधी कब बचती है, 5568 प्लस 30 वर्ष भी हो सकता है, माइनस 30 वर्ष भी हो सकता है, यानी 30 वर्ष कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एक बात और दोस्तों आपको नहीं भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए मेरे सखा, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपको पता होगा ना कि C12 की मात्रा हमेशा रुकी रहती है, परंतु C14 की मात्रा तो कम होने लगती है ना, तो C14 के क्षय होने की प्रक्रिया को
C14 के 6 होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं मेरे सखा? C14 के 6 होने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं हम लोग बोलते हैं रेडियोधर्मिता। क्या बोलते हैं? याद रहेगा ना मेरे सखा, रेडियोधर्मिता बोलते हैं, रेडियोधर्मिता। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या क्या चर्चा किए? एक तो किए कार्बन, सबसे पहले ये बताएं कि पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद क्या है, कार्बन 14 पत्ती विधि क्या है, इसका खोज कौन किए थे, कैसे कैसे किए, ये सब कुछ बताएं। आज के लिए आपका एक होमवर्क है दोस्तों, वो आप होमवर्क लिख लीजिए और एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा मेरे सखा। क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन ये है मेरे सखा, निम्नलिखित में से किसे, क्वेश्चन जो है ये रहा, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है मेरे सखा? निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? आइए आपके ऑप्शंस जो है ये रहे मेरे सखा। सबसे पहला ऑप्शन लिखिए, सबसे पहला जो है वो ये रहा दोस्तों, ताम्रपत्रा अभिलेख। क्या है मेरे सखा? ताम्रपत्रा अभिलेख। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन ताम्रपत्राभिलेख। दूसरा लिखिए साहित्य। ठीक है मेरे सखा। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा मेरे सखा, ये रहा सिक्का। क्या रहा? सिक्का। और चौथा ऑप्शन और आज के लिए लास्ट ऑप्शन ये रहा भग्नावशेष, भग्नावशेष। ठीक है मेरे सखा, आज के लिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या दिए कि निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन ये रहे ताम्रपत्राभिलेख, साहित्य, सिक्का या फिर भग्नावशेष। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय विचार जो है वो अवश्य दीजिएगा। और हम जो कुछ भी आपको समझाएं बताएं, आपको किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी समस्या हुआ हो तो आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आप ठीक से पढ़ते रहिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।